नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ PCS सारथी चैनल में। आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शन। हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आज हम एक नया टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपसे पूछूं कि आपने पिछली क्लास का होमवर्क किया या नहीं किया, है ना। तो ये होमवर्क तभी के तभी हो जाना चाहिए आइडियली। अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करिएगा कि होमवर्क टाइम पे कंप्लीट हो जाए। अब हम बात करेंगे आज के होमवर्क के बारे में। देखो, एक तो मैं आपसे आज है ना कुछ मतलब आपके स्टेट स्पेसिफिक नहीं बट एक जनरल कुछ सवाल पूछूंगी जो आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो भी बताइएगा क्योंकि मुझे फिर ये डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपने ही कहीं ज्योग्राफी में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहीं सुना होगा, इसलिए ये मैं एक क्वेश्चन की तरह पूछ रही हूँ। अगर नहीं सुना होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप नीचे मेंशन कर देना, मैं इसको जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वहां पे इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है, ये तो आप ढूंढ के भी लिख सकते हैं कि जो इंडियन लाइक फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ठीक है, किसको भारतीय पारिस्थितिकी का पितामह कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ठीक है। तो ये आप मुझे बताने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखो दो चीजें होती है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक लूप, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव फीडबैक लूप। वापस सुन लो, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक लूप और एक होता है नेगेटिव फीडबैक लूप, ठीक है। ये वो वाला फीडबैक नहीं है जो आप जब किसी से मिलते हो और आप उससे पूछते हो कि भैया मेरा फीडबैक क्या है, या आपने किसी के लिए कोई काम किया, होमवर्क किया और आपने अपने टीचर से बोला कि मैम मुझे फीडबैक दे दीजिए, तो टीचर ने बोला अच्छा काम किया है तो मतलब पॉजिटिव फीडबैक, और अगर आपने अच्छा काम नहीं किया है तो मतलब नेगेटिव फीडबैक। जबकि ये वाले जो लूप की मैं बात कर रही हूँ ना, जो आपके पर्यावरण से रिलेटेड है, इसमें उल्टा हो जाता है। पॉजिटिव वाला खतरनाक होता है और नेगेटिव वाला अच्छा होता है, ठीक है। इतना तो मैंने यहाँ पे आपको हिंट दे दिया। तो ये वो वाला फीडबैक नहीं है, तो गलती से भी कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना कि मैम पॉजिटिव फीडबैक का मतलब कि हमने कुछ काम किया और सामने वाले ने हमारी सराहना करी। नहीं नहीं, वो वाला नहीं है ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के जो लूप की मैं बात कर रही हूँ, ये बेसिकली आपके पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। तो ये आप मुझे जरूर बताना, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में एक बार, मैं मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे भी डिस्कस कर दूंगी। और एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं गाया हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये जो गाया हाइपोथेसिस है, बेसिकली ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, अगर आप YouTube काफी ज्यादा देखते हो, ठीक है, तो उसमें ना अभी एक मूवी है, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, उसका आप देखोगे, उसका मैं क्या बोलूँ, उसका प्रोमो आ रहा था, ठीक है। और मैं भी काफी शौक थी कि जो चीज आप पढ़ते हो वैसे ही उस पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। तो बेसिकली एक गाया हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये आप देखोगे एक मिस्टर लवलॉक नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दी थी। उन्होंने इस हाइपोथेसिस में क्या कहा था, इसका क्या मतलब होता है। अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है आई थिंक ये, और आप सबको पता भी होना चाहिए। तो इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो कोई भी एक बंदा अगर लिख देगा तो काफी आई थिंक अच्छा होगा सबके लिए, क्योंकि इससे सबको ही सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको अलग तरीके से प्रोनाउंस भी कर सकते हो डिपेंडिंग, क्योंकि ये इंडियन नेम तो है नहीं, बट ये और आपका पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक और आपका फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, यानी आपके भारतीय पारिस्थितिकी के पितामह किनको कहा जाता है। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं जो आज के आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम शुरू करेंगे आज की क्लास। देखो, आज की क्लास जो है वो है पॉपुलेशन इंटरैक्शन के ऊपर। बेसिकली याद है आपको, हमने जब पहली क्लास पढ़ी थी तो उसके अंदर मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स यानी स्तर बताए थे। मैंने आपको बोला था जैसे आप या मैं एक इंडिविजुअल हो गए, मेरे जैसे और 3-4 लोग मेरी वाली स्पीशीज के हो गए, तो हम क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। फिर ये तो हो गई भाई ह्यूमन की पॉपुलेशन, एक हो गई डॉग्स की पॉपुलेशन, एक हो गई कैट की पॉपुलेशन। तो हम सब अगर एक साथ रहते हैं तो हम क्या बनाते हैं, एक कम्युनिटी, करेक्ट है ना। आज ये पॉपुलेशन इंटरैक्शन का मतलब क्या है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन का मतलब है ये जो डिफरेंट पॉपुलेशन दिख रही है ना आपको, अलग अलग स्पीशीज की, जब इनके बीच में इंटरैक्शन होता है। इंटरैक्शन क्यों होगा भाई, खाने पीने के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, कोई एनर्जी फ्लो के लिए, किसी भी तरीके से जब वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि भैया एक दूसरे को खा ही रहा है, कि भैया टाइगर जो है वो गोट को खा ही रहा है, ऐसा ही काइंड ऑफ इंटरैक्शन, कोई और तरीके का इंटरैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग पॉपुलेशन इंटरैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके का जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है दो डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में, ठीक है,
एक कम्युनिटी में रहने वाले डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस के बीच में, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ठीक है, अभी जो पॉपुलेशन का इंटरेक्शन हो रहा है, ये बेसिकली हम मान के चलते हैं कि कोई भी दो पॉपुलेशन, जैसे सपोज ह्यूमंस हैं, यहाँ पे डॉग्स हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली आपस में 6 तरीके से ही इंटरैक्ट कर सकते हैं। कितने तरीकों से इंटरैक्ट कर सकते हैं? 6 तरीकों से। ठीक है, तो क्या क्या तरीके हैं वो? तो यहाँ पे पहले आप मेरे साथ वर्ड्स लिखो। पहला है आपका म्यूचुअलिज्म, ठीक है, और यहाँ पे लिखना पॉपुलेशन 1, ठीक है, और यहाँ पे लिखना पॉपुलेशन 2। ये डायग्राम आपकी कॉपीज में होना चाहिए, ये आपकी एनसीईआरटी में भी है और इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, ऑप्शन नहीं है छोड़ने का, नहीं तो मैं छुड़वा देती क्यों पढ़ाऊंगी है मैं एक्स्ट्रा, आपको नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, पर पता होना चाहिए। देखो, पहला है आपका म्यूचुअलिज्म, ठीक है, फिर दूसरा है आपका, अच्छा इजी वाला लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉम्पिटिशन, ठीक है, तीसरा है आपका कमेंसलिज्म, चौथा है आपका एमेंसलिज्म, पांचवा है आपका प्रिडेशन, है ना, पांचवा है आपका प्रिडेशन, और छठवा है आपका पैरासिटिज्म। पहले आप ये 6 तरीके के इंटरेक्शन लिखो। मैं एक बार पहले इनका ब्रीफ बताऊंगी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद हम डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे। नहीं तो क्या होगा फिर आपके दिमाग में, नहीं तो एक वो क्या होगा कि अगर मैं इसको नहीं बताऊंगी ना यहाँ पे ब्रीफ में, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि हम आगे इसमें कैसे बढ़ेंगे और इंटरेक्शन किस तरीके का इंटरेक्शन है। देखो, म्यूचुअलिज्म मतलब क्या है? सपोज करो कि जैसे हम और पेड़ हैं, ठीक है, पेड़ फोटोसिंथेसिस करता है और हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक है, और हम बेसिकली रेस्पिरेशन करते हैं, हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं और उससे CO2 बाहर निकालते हैं, जो CO2 पेड़ लेते हैं। तो एक ऐसे तरीके का इंटरेक्शन हमारे और पेड़ के बीच में, दो अलग अलग पॉपुलेशन है, पेड़ दूसरी पॉपुलेशन हो गई, हम एक पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा इंटरेक्शन जो दोनों के लिए ही पॉजिटिव है, जो दोनों के लिए अच्छा है, जो दोनों के लिए ही आप देखोगे सराहनीय है, वैसा इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म। मतलब दोनों का म्यूचुअल सहमति से हो रहा है और दोनों के लिए ही अच्छा है। ठीक है, इसका मतलब है दोनों के लिए ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया? ये बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल दिया है। हम आगे इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे टॉपिक को हम बहुत डिटेल में डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ ही समझेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका म्यूचुअलिज्म। ठीक है, फिर सेकंड टाइप का जो आपका इंटरेक्शन होता है वो होता है कंपटीशन। कंपटीशन जैसे हमारे बचपन में होता था, आप में और आपके क्लास के फर्स्ट रैंकर में, सेकंड रैंकर में, ठीक है, या आप देखोगे कभी वो होता है ना किसी मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि कई बार आपने बिस्किट्स रख दिया और 2 डॉग्स है, तो वो दोनों तेज तेज भागते हैं और देखते हैं कि भैया कौन सबसे पहले वो खा पाएगा, है ना। तो वैसे आप देखोगे जो कंपटीशन होता है, ठीक है, आपस में जो प्रतिस्पर्धा हो रही है, ये जो प्रतिस्पर्धा है कंपटीशन में क्या हो रहा है कि बेसिकली आपका लिमिटेड रिसोर्स है। अगर आपके पास अनलिमिटेड होता तो मुझे बताओ, इंडिया, चाइना, US, रशिया, इन सब में मतलब इतनी कंपटीशन होता ही क्यों फर्स्ट आने का। लेकिन रिसोर्सेज जो होते हैं ना आपके, वो लिमिटेड होते हैं, वो अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, इस वजह से आप देखोगे कि इनमें प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कंपटीशन। और कंपटीशन मुझे बताओ क्या कभी भी अच्छा होता है? आप बोलोगे नहीं मैम, हम एक टर्म सुनते हैं हेल्दी कंपटीशन, तो वो तो अच्छा होता है, लेकिन वो है ना आम जिंदगी वाला है, वो ये वाला कंपटीशन नहीं है। पर्यावरण में हम मान के चलते हैं कि जहां पे भी कंपटीशन होता है ना, अल्टीमेटली क्या होता है कि दोनों को ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो कंपटीशन कैसे टाइप का इंटरेक्शन हो गया? 2 पॉपुलेशन के बीच में, जहां पे आप देखोगे दोनों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, कंपटीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिस्पर्धा। और आपका म्यूचुअलिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सहोपकारिता। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने तीसरे टाइप के इंटरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। ये आई थिंक आपके लिए बहुत ही नया शब्द होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सहभोजिता। ठीक है, COMMENSALISM। ठीक है, कमेंसलिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं सहभोजिता। ठीक है, तो कमेंसलिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, कमेंसलिज्म एक ऐसे टाइप का इंटरेक्शन होता है जहां पे एक स्पीशीज को तो फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरी स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक बड़ा सा मैंगो का पेड़ है, ठीक है, तो इस पे आप देखो कि एक बेल है, कोई वो उग रही है। ठीक है, ये बेल कुछ नहीं कर रही, मतलब ये मैंगो को, पेड़ को कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही, बस ये जो मैंगो की जो पेड़ की जो मोटी सी बार्क है ना, इसके ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। ठीक है, ये बेल है ना, तो बेल तो आपको पता है ऊपर चढ़ेगी, पर उसको किसी का सपोर्ट चाहिए।
अब मुझे बताओ, ये भी तो एक तरीके का इंटरेक्शन हुआ भाई, मैंगो के पेड़ में और कोई बेल की स्पीशीज के बीच में, तो दो अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि इस वाले इंटरेक्शन में कि मैंगो के पेड़ को कोई फर्क पड़ रहा है क्या, या मैंगो कोई खा गया क्या, मैंगो का आप देखोगे उसने कोई हवा पानी छीन लिया, मैंगो की जगह छीनी, कुछ भी किया नहीं किया। तो इसका मतलब एक ऐसा इंटरेक्शन जहां पे एक पॉपुलेशन पे जीरो इफेक्ट है, कोई उस पर ना पॉजिटिव इफेक्ट है ना कोई नेगेटिव इफेक्ट है। मतलब अगर ये बेल होती या ना होती कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंगो का पेड़ वैसा का वैसा रहता। ठीक है, तो एक स्पीशीज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो दूसरी स्पीशीज है अपनी बेल है उसको तो फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर मैंगो का पेड़ नहीं मिलता तो वो ऊपर कैसे चढ़ती, उसका सर्वाइवल का प्रॉब्लम हो जाता। तो इसका मतलब मैंगो के होने से जो बेल है उसको फायदा हो रहा है, तो दूसरी जो स्पीशीज है ना उसको फायदा हो रहा है। मतलब एक ऐसे टाइप का इंटरेक्शन जहां पे एक पॉपुलेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो दूसरी पॉपुलेशन है उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाले इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सहभोजिता यानी कमेंसलिज्म। ठीक है, फिर इसी का उल्टा कर दो, वो होता है एमेंसलिज्म यानी असहभोजिता। ठीक है, या असहभोजिता। अब ये एमेंसलिज्म क्या होता है, ठीक है, AMMENSALISM। ठीक है, तो एमेंसलिज्म क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका एक ऐसे टाइप का इंटरेक्शन जहां पे फिर से एक स्पीशीज को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दूसरी स्पीशीज को नुकसान हो रहा है। आप बोलोगे मैम ये कैसे है, आपको पता है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि अगर आप घर में गेंदे का फूल उगाते हो, ठीक है, तो गेंदे के जो फूल है जिस भी आपने फ्लावर पॉट में उगाया है उसको, उस फ्लावर पॉट में आप कोई और पौधा के बीज भी डाल दोगे ना तो वो उगते नहीं है। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो अपने गेंदे के फूल होते हैं ना, उनके रूट्स में से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो वहां पे किसी और प्लांट को उगने नहीं देते। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ गेंदे का फूल जो है, देखो उसके जो रूट से केमिकल्स निकल रहे हैं वो उसको तो कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहे, वो तो उसकी रूट से निकल रहे हैं तो उसको तो कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, मतलब उस पर तो जीरो इम्पैक्ट है। लेकिन इसकी वजह से अगर मैंने सपोज यहाँ पे बैंगन के बीज डाल दिए या मैंने पटेटो के बीज डाल दिए तो वो नहीं उग पा रहा, क्योंकि वो जो केमिकल्स है वो उनको उगने नहीं दे रहे। तो मतलब दूसरी स्पीशीज पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे टाइप का इंटरेक्शन जहां पे एक स्पीशीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दूसरी पॉपुलेशन जो है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असहभोजिता यानी एमेंसलिज्म। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने पांचवें तरीके के पॉपुलेशन इंटरेक्शन में, जो है आपका प्रिडेशन। अब ये प्रिडेशन क्या होता है, बेसिकली ये जो प्रिडेशन शब्द है ना, ये आया है आपके प्रिडेटर से। ठीक है, प्रिडेटर मतलब क्या होता है, देखो दो शब्द होते हैं, एक तो होता है प्रिडेटर और एक होता है प्रे। एक तो होता है शिकार करने वाला और एक जो शिकार होने वाला है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि टाइगर ने गोट को खाया, तो टाइगर जो है वो तो है प्रिडेटर आपका शिकारी। ठीक है, और गोट जो है वो बेचारे शिकार होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप का इंटरेक्शन जहां पे एक जो है वो दूसरे को खा जाएगा, एक जो प्रिडेटर जो है वो प्रे को खा जाएगा। प्रिडेटर जो है वो अपना प्रे ढूंढ रहा है, मतलब टाइगर का तो पेट भरेगा लेकिन गोट की तो जान चली जाएगी ना। तो इसमें क्या हो रहा है, एक को तो फायदा हो रहा है, भाई टाइगर को तो फायदा हुआ, उसका भोजन मिल गया, लेकिन गोट बेचारी की जान चली गई, तो उसके लिए नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ऐसे तरीके का इंटरेक्शन जहां पे एक को तो फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है, एक प्रिडेटर है तो दूसरा प्रे है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिडेशन। ठीक है, यानी शिकार। ओके, और आपका जो लास्ट टाइप का इंटरेक्शन है ये है आपका पैरासिटिज्म। ठीक है, ये कौन सा इंटरेक्शन हो जाएगा आपका, पैरासिटिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं परजीविता। अब ये पैरासिटिज्म क्या होता है, बेसिकली आपने पैरासाइट्स का नाम सुना होगा। ठीक है, पैरासाइट्स क्या होती हैं, जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, कई बार आप देखोगे कि बालों में जू पड़ जाती है। आई नो थोड़ा सा ऐसे अजीब लगता है सुनने में, लेकिन बालों में जू पड़ जाती है। तो जू क्या करती है, आपके सर में रहती है, आपकी स्कैल्प पे रह के क्या करती है, आपके सर से खून निकालती है, खून चूसती है ना। तो ऐसा कोई जीव, ऐसी कोई आप देखोगे स्पीशीज जो किसी आप देखोगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के या तो अंदर रहती है या उनके ऊपर रहती है, दोनों तरीके की हो सकती है। आपके पेट में कई बार वो कीड़े नहीं पड़ जाते, जिसकी वजह से आप देखोगे कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको फूड पॉइजनिंग में जब हो जाती है तो आपको फिर है ना कोई डॉक्टर दवाई देता है जिससे वो कीड़े मर जाते हैं। तो वो जो कीड़े आपके इंटेस्टाइन में या आपके पेट में पड़ते हैं वो बेसिकली वो भी एक तरीके के पैरासाइट ही है। क्यों, क्योंकि आपका खाना खा रहे हैं वो। ठीक है, तो वो भी एक तरीके के पैरासाइट है। तो पैरासाइट क्या होते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली आपके या तो अंदर रहते हैं या आपकी बॉडी के ऊपर रहते हैं, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाते हैं। या तो आपका खाना खा जाएंगे, या आपके ऊपर आप देखोगे अपनी धाक जमा लेंगे, या फिर आप देखोगे आपका खून चूसने लग जाएंगे, जैसे जू जो होते हैं। तो ये बेसिकली पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है,
तो ऐसा टाइप का इंटरेक्शन जिसमें अगेन अब जिसके ऊपर वो बैठे हैं भाई, अगर किसी के बालों में जू है तो जू को तो फायदा हो रहा है कि भाई उसको ब्लड मिल रहा है, तो वो तो पनप रही है, तो उसके लिए तो पॉजिटिव है। लेकिन जिसके ऊपर है उसको तो नुकसान हो रहा है ना, उसका तो ब्लड जा रहा है फालतू का, तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक ऐसे टाइप का इंटरेक्शन वापस से जो एक के लिए पॉजिटिव है और दूसरे के लिए नेगेटिव, लेकिन वो कैसा है, पैरासिटिक है नेचर में, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारजीविता यानी पैरासिटिज्म, ठीक है। तो ये 6 तरीके से आप देखोगे दो स्पीशीज, दो पॉपुलेशन आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। और ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब बस यही है कि वो इंटरैक्शन दोनों के लिए कैसा है, भाई उन दोनों के लिए पॉजिटिव है, एक के लिए पॉजिटिव है, एक के लिए खतरनाक है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, दूसरे के लिए पॉजिटिव है। उस तरीके से हमने इसको यहाँ पे मैथमेटिक्स के टर्म्स में साइन के फॉर्म में दिखाया है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन था, इसलिए मैंने इस टेबल को समझाते हुए आपको एक ब्रीफ दे दिया डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरैक्शन के बारे में। अब हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक लेंगे और उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो हम समझेंगे वो है आपका असहभोजिता, जिसको हम लोग बोलते हैं अमेंसलिज्म, ठीक है। अभी अमेंसलिज्म क्या होता है, मैंने बताया था ना, एक में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन दूसरे के लिए नेगेटिव है। याद नहीं आया तो एग्जाम्पल कौन सा याद आना चाहिए आपको, वो गेंदे के फूल वाला, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक स्पीशीज जो है उस पर तो नुकसान हो रहा है, उसको तो हार्म हो रहा है, लेकिन दूसरी वाली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो न्यूट्रल है, ठीक है। और इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैरीगोल्ड वाला, आपके जो गेंदे के फूल होते हैं, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स होते हैं, वो सब दोनों का। तो यहाँ पे आप देखोगे वो जो अपने रूट से कुछ केमिकल्स निकाल रहे थे जो बाकी लोगों के लिए हार्मफुल थे, तो इस प्रति ये जो प्रोसेस होती है जिसमें आप देखोगे हार्मफुल केमिकल्स आप निकालते हो जो आपको तो इम्पैक्ट नहीं करेंगे लेकिन बाकी दूसरे स्पीशीज को, दूसरी पॉपुलेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस आप देखोगे प्रक्रिया को, इसको हम बोलते हैं एंटीबायोसिस। क्या बोलते हैं हम इसको, एंटीबायोसिस, ठीक है। एंटीबायोसिस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रतिक्रिया, या फिर आप इसको बेसिकली एंटीबायोसिस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिजैविकता, ठीक है। तो एक ऐसे तरीके की प्रक्रिया जिसके अंदर, ठीक है, आप कोई जो स्पीशीज होती है वो ऐसे कोई केमिकल सिक्रीट करती है अपनी बॉडी से। अब मैंने तो आपको एग्जांपल दिया मैरीगोल्ड का जो रूट से निकालती है, हो सकता है कि वो कोई एनिमल कहीं और से निकाले, लेकिन कोई ना कोई केमिकल जरूर निकालेगा जो दूसरी स्पीशीज को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिजैविकता यानी एंटीबायोसिस, ठीक है। और जो केमिकल्स वो रिलीज करते हैं ना, बेसिकली आपने सुना भी होगा एंटीबायोटिक्स का नाम, जो आप देखोगे एंटीबायोटिक हम लोग ये खाते रहते हैं ना, एंटीबायोटिक मेडिसिन जो आती है बेसिकली आपकी, जो आपको बैक्टीरिया को मारने के काम आती है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है इसको हम लोग प्रतिजैविक ही बोलते हैं, और ये जो है ना ये इसी मेथड से ही निकलती है। एक्चुअली इसका इन्वेंशन कैसे हुआ था आपको पता है, पहली फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, वो थी पेनिसिलिन, ठीक है। और इसका बेसिकली आप बोल सकते हो इन्वेंशन कैसे हुआ था। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि पेनिसिलिन किसने इन्वेंट किया था, ठीक है, मुझे उस साइंटिस्ट का नाम बताइएगा। तो पेनिसिलिन किसने इन्वेंट किया था, तो हम उनको मिस्टर एक्स बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको जेंडर तो बता ही दिया, पर उनको हम मिस्टर एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मिस्टर एक्स थे, उन्होंने देखा कि जैसे अपनी जो ब्रेड होती है उस पर फंगस लग जाती है ना, लगती है नहीं लगती है, उस पर फंगस लग जाती है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ये जो उन्होंने ये देखा कि जैसे आप सपोज कि जो आपकी ब्रेड है, ठीक है, अभी कोई बैक्टीरिया है, तो अब ये जो बैक्टीरिया है ना इसको तो बेसिकली आपने देखा कि जिस ब्रेड पे फंगस थी उस पे कोई बैक्टीरिया नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि आप ये देखोगे कि वो जो फंगस थी ना वो कोई ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे केमिकल रिलीज कर रही थी कि जो बैक्टीरिया आ रहे थे ना वो मर रहे थे, ठीक है। वो जो कंपाउंड था जो उन्होंने रिलीज किया था वो था एंटीबायोटिक, और इसका नाम क्या पड़ा, पेनिसिलिन, ठीक है। और जिस वजह से आप देखोगे इसको स्टडी करके ही फर्स्ट हमने एंटीबायोटिक का इन्वेंशन किया था, ठीक है। तो ये एंटीबायोसिस प्रतिजैविकता की आपको प्रोसेस समझ में आई, ठीक है। तो एक तो आप देखोगे इसका ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखोगे कि अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जैसे सपोज करो कि कोई गाय है, वो घास के ऊपर चल रही है, तो मुझे एक बात बताओ कि गाय तो अपनी भैया चल रही है नॉर्मली, जैसे हवे में, जैसे हम चल रहे हैं किसी गार्डन में, ठीक है। तो हमारे पैर के नीचे तो बहुत सारी घास है, वो तो हम दबाते हुए चल रहे हैं, तो घास को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या हमें कोई फायदा या नुकसान हो रहा है? नहीं। तो इतने बेसिक से एग्जाम्पल भी अमेंसलिज्म का एग्जाम्पल हो सकते हैं। वैसे आप देखोगे कि सपोज करो आपकी कोई एक तरीके का बुश है, ठीक है। अब उस पे गोट भी खाना खाती है, उस पे बीटल भी खाना खाती है। सपोज करो कि जो गोट है वो इसका खाना खा गई, तो क्या हो गया कि भाई गोट का तो आप देखोगे कि फायदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें जो बीटल है ना उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि बीटल का तो आप खाना खा गए। देखो बुश को तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बुश को चाहे गोट खाए चाहे बीटल खाए,
ठीक है, बात एक ही है। लेकिन आप ये देखो कि बीटल के लिए तो नुकसान हो गया ना अगर गोट खाना खा गई तो इसका, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का सॉर्ट ऑफ एमेंसलिज्म के अंदर आ जाता है। फिर आप देखोगे एक और टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिलोपैथी, ठीक है। एंटीबायोसिस तो मैंने आपको बताया ना, जब आप अपने बॉडी से केमिकल सिक्रीट करते हो, ठीक है। एलिलोपैथी जो है इसका आपको बेस्ट एग्जांपल मिलेगा ब्लैक वॉलनट ट्री में। किसमें मिलेगा? ब्लैक वॉलनट ट्री में। ये बेसिकली वही है कि एक प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट को उगने नहीं दे रहा। देखो, एंटीबायोसिस तो एक जनरल टर्म हो गया जिसमें आप प्लांट्स, एनिमल्स कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन एलिलोपैथी का मतलब क्या होता है कि आप एलिलोकेमिकल्स रिलीज कर रहे हो, ठीक है, बॉडी से। तो इसमें क्या होता है, एक प्लांट अपनी बॉडी से, अपने रूट से कुछ एलिलोकेमिकल्स रिलीज कर रहा है ताकि वो दूसरे प्लांट्स को उगने नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? ब्लैक वॉलनट ट्री, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए आपके? अमेंसलिज्म यानी असहभोज्यता के। तो यहाँ पे और असहभोज्यता का मैंने क्या बताया? एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरे के लिए हार्मफुल है, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने सेकंड टाइप के इंटरेक्शन पे, जो है आपका सहभोज्यता यानी कमेंसलिज्म। अब कमेंसलिज्म का मतलब क्या था? मैंने बताया था ना कि मैंगो ट्री, कुछ भी याद नहीं आए तो मैंगो का पेड़ और उसके ऊपर चढ़ रही बेल, ठीक है। इसमें क्या था कि भाई ऐसे टाइप का इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीशीज को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंगो के पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दूसरी वाली स्पीशीज को फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो ये तो अच्छी बात है ना भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन दूसरी स्पीशीज को फायदा हो रहा है, ठीक है। अब वो दूसरी स्पीशीज को फायदा क्यों हो रहा है? या तो उसको खाना मिल रहा होगा, या उसको शेल्टर मिल रहा होगा, या उसको सपोर्ट मिल रहा होगा, ठीक है। तो कुछ भी मिल सकता है उसको, लेकिन उसको फायदा हो रहा है। अब ये जो साइंटिस्ट हैं आपके, ठीक है, वैन बेनेडिक्ट, तो इन्होंने आप देखोगे दोनों टर्म्स, एक तो आपकी सहभोज्यता कमेंसलिज्म और एक आपका म्यूचुअलिज्म सहोपकारिता, दोनों ही इन्होंने दिए थे बेसिकली ये वाले टर्म्स, ठीक है। जनरली आप ये देखोगे कि एक कोई बड़ा एनिमल और एक छोटे आप देखोगे एनिमल्स या छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये आपस में सहभोज्यता शो करते हैं। कमेंसलिज्म बिहेवियर जो होता है वो ये शो करते हैं, और ऐसे बिहेवियर के लिए आप देखोगे कई बार दोनों एक दूसरे के लिए अडेप्ट भी कर जाते हैं, ठीक है। ये क्या कर जाएंगे? एक दूसरे के लिए अडेप्ट भी कर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताऊं सहभोज्यता के, तो देखो एक तो मैंने आपको बता दिया मैंगो ट्री का, ठीक है, और एपिफाइट्स का। एपिफाइट्स मतलब वही बेल्स हो गई, जो बेल आपकी मैंगो ट्री के ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। फिर दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं जो आपके एक्चुअली प्रीलिम्स में पूछा गया था एक बार। आपने कई बार देखा होगा कि जो आपकी कैटल्स होती है, गाय भैंस वगैरह होती है, ठीक है, उनके पीछे ना ऐसी छोटी छोटी बर्ड्स होती है। तो जैसे गाय भैंस ने कुछ खाना खाया, उसके बाद है ना गाय भैंस तो आगे चली गई, लेकिन ये जो छोटी छोटी बर्ड्स है ना वो आके बचे हुए टुकड़ों पे खाना खा रही है। तो अब आप मुझे बताओ ये बिहेवियर कमेंसलिज्म या सहभोज्यता कैसे है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गाय भैंस ने तो अपना खाना खा लिया, उनके खाने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उनके ऊपर तो इन बर्ड्स के होने का या ना होने का कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये बर्ड्स कैसी होती है? बेसिकली इनका नाम होता है ईग्रेट्स, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि गाय भैंस पे तो इसका कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो ये तो हो गया जीरो इम्पैक्ट। लेकिन ये जो ईग्रेट्स है ना, ये जो गाय भैंस का बचा हुआ, जो टूटा हुआ छोटा छोटा टुकड़ों में बचा हुआ खाना है, ये खा के इनका पेट भर रहा है, तो इनको इस रिलेशनशिप से फायदा हो रहा है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे एक को जीरो है लेकिन दूसरे को फायदा हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आपका सहभोज्यता का। वैसे ही आप देखोगे कि जब आप समुद्र में जाते हो तो आपको ना एक ऐसे टाइप का आप ऐसे बोल सकते हो, एक ऐसे टाइप का जानवर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सी एनिमोन, ठीक है, जिसमें क्या होता है ऐसे टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं। ये बेसिकली ऐसे होते हैं ना, जो चुभने वाले टेंटिकल्स होते हैं, शार्प से होते हैं। तो ये क्या होता है कि ये अगर किसी को टच कर जाए तो इरिटेशन सी हो जाती है। तो बहुत सारी जो समुद्र में मछलियां वगैरह होती है ना, बड़ी बड़ी जो छोटी मछलियों का शिकार करती है, वो भी आप देखोगे इनसे दूर चलती है, सी एनिमोन से। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारी जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बात करें तो क्लाउन फिश की, जो छोटी सी नहीं होती ऑरेंज कलर की ऐसे, ठीक है। तो ये जो क्लाउन फिश होती है, ये इजीली आप देखोगे इसमें से जाके इसके बीच में बैठ जाती है। तो अब मुझे बताओ कि कोई शार्क क्लाउन फिश का शिकार कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लेकिन क्या सी एनिमोन को कोई फर्क पड़ रहा है क्लाउन फिश के अंदर बैठने से? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बीच में ना ऐसे खाली होता है, ये सॉलिड नहीं है, ये खाली डब्बा है और उसके ऊपर बस टेंटिकल्स निकले हुए हैं। तो आप ऐसे समझो कि इस रिलेशनशिप में जो क्लाउन फिश और सी एनिमोन की रिलेशनशिप है, इसमें आप देखो कि जो क्लाउन फिश है उसको तो आप देखोगे फायदा हो रहा है क्योंकि वो बच गई शिकार होने से, ठीक है। लेकिन सी एनिमोन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसमें अगर क्लाउन फिश बैठे ना बैठे वो तो वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए आप देखोगे रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा आपका? सहभोज्यता यानी कमेंसलिज्म। वैसे आप एक और एग्जांपल देख सकते हो शार्क और सकर फिश का।
अब आप ये देखोगे कि ऐसे कई बार है ना, ऐसे बड़ी बड़ी जो शार्क्स होती है उनके पीछे ना ऐसे छोटी छोटी मछलियां चल रही होती हैं। वो क्या करती है, जैसे शार्क ने जो खाना खा लिया, जैसे अपना कैटल्स और ईग्रिट्स था ना, वैसे ही कि शार्क का जो बचा हुआ खाना है ये छोटी छोटी मछलियां खा लेंगी, जो टूटा हुआ टुकड़ों में टूटा हुआ खाना होगा ना वो। तो ये कैसे टाइप का रिलेशनशिप हो गया, वापस से सकर फिश को फायदा हो रहा है, शार्क को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि शार्क ने अपना खाना खा लिया, उसके बाद आप देखोगे उनको दे रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका कमेंसलिज्म यानी सहभोजिता का। ठीक है, यहाँ पे वही बता रखे, जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने आपको शार्क और सकर फिश बताया है। सकर फिश यहाँ पे इन्होंने रिमोरा का एग्जाम्पल लिया है, सकर फिश ले लो, रिमोराज ले लो, पायलट फिश ले लो, ये वही है जो शार्क के पीछे पीछे चलती है, तो उसका बचा हुआ खाना खाती है। ठीक है, फिर वैसे ईग्रेट्स का मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, फिर वैसे आप देखोगे कई बार है ना, कोई बर्ड्स वगैरह के ऊपर आप देखोगे लाइस वगैरह होती है। अब आप बोलोगे मैम लाइस तो आपने हमें एग्जाम्पल दिया था एमेंसल, ये क्या कहते हैं, बुरी चीज का, कि वो पैरासाइट का, कि वो हमारा खून चूस रही है। पर आप देखोगे कई बार क्या होता है, लाइस खून नहीं चूसती। कई बार आप देखोगे लाइस या फिर ऐसी कोई, जैसे लाइस छोड़ो, आप ऐसे समझो कोई मच्छर जो आपकी बॉडी से जुओं को निकाल रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इस प्रतिक्रिया में हो क्या रहा है। वैसे तो ये ना, ये वाला जो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो एग्जाम्पल है, देखो इसको ना दो तरीके से देख सकते हो। इसमें एक तो दोनों को फायदा हो रहा है, क्योंकि एक तो इसके जू जा रहे हैं और सामने वाले को भोजन मिल रहा है, तो वैसे तो ये म्यूचुअलिज्म के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं किस एंगल से यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सपोज करो कि कोई चिड़िया है। ठीक है, चिड़िया की कोई फेदर पे आप देखोगे कुछ लाइस वगैरह बैठी हुई है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि वो जो लाइस वगैरह है ना, वो उसके जो पुराने पड़े हुए फेदर्स हैं उसके ऊपर फीड कर रही है। तो उसमें क्या हो रहा है कि बर्ड को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप देखोगे उस लाइस का पेट भर जा रहा है। ठीक है, तो उस एंगल से अगर आप देखोगे तो ये कमेंसलिज्म बिहेवियर है, लेकिन ये थोड़ा सा डाइसी है। और जनरली आप देखोगे इतने डाइसी क्वेश्चंस जो होते हैं आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन क्योंकि आप देखोगे कि कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है और ये कमेंसलिज्म भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि दोनों को फायदा हो रहा है या एक को कुछ फायदा हो ना एक को कुछ फायदा हो रहा है ना एक को कुछ नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका रेमोरा, पायलट फिशेस और आपकी शार्क। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने तीसरे तरफ के पॉपुलेशन इंटरैक्शन में, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म यानी सहोपकारिता। अभी म्यूचुअलिज्म कैसे टाइप का इंटरैक्शन था, याद है, हमारा और पेड़ का। पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहा है, हम उसको CO2 दे रहे हैं। मतलब एक ऐसे तरीके का इंटरैक्शन जहां पे दोनों स्पीशीज बेनिफिट हो रही हैं, दोनों स्पीशीज को आप देखोगे एक दूसरे के होने का फायदा मिल रहा है। अभी म्यूचुअलिज्म लॉन्ग समय के लिए भी हो सकता है, जैसे हमारा और पेड़ का रिलेशनशिप लंबे समय से है। ठीक है, हम कोई एक पेड़ से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन हम सब प्राणी मिलके बाहर CO2 दे रहे हैं और सारे प्लांट्स मिलके CO2 लेके हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो लंबे समय से चल रहा है, जब से हम है, जब से प्लांट्स है, तब से चल रहा है। और कई बार ये शॉर्ट लिव्ड होता है कि थोड़े समय के लिए आए, ठीक है, अपना काम किया और चलते बने। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि म्यूचुअलिज्म जो होता है ना, उसको हम जनरली ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं कि इसको आप बोल सकते हो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका ऑब्लिगेट या ऑब्लिगेटरी, जिसको हम बोलते हैं अनिवार्य तरीके की सहोपकारिता, और दूसरा होता है आपका फैकल्टेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐच्छिक परोपकारिता। ठीक है, सहोपकारिता। तो कहने का मतलब क्या है, ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या है कि एक ऐसे तरीके का म्यूचुअलिज्म, एक ऐसे तरीके का पॉपुलेशन इंटरैक्शन जहां पे अब दोनों स्पीशीज एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, दोनों को फायदा मिल रहा है और वो अब इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ गई हैं कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगी। ठीक है, और फैकल्टेटिव का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी ऐच्छिक, थोड़े समय के लिए आए, एक दूसरे से बेनिफिट मिले और फिर चलते बने। ठीक है, तो ये वाला कैसा हो जाएगा आपका ऐच्छिक सहोपकारिता। अब पहले आप समझो कि ऑब्लिगेटरी के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। जैसे हम और पेड़ एक दूसरे के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। ठीक है, अगर हमें O2 नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, पेड़ों को CO2 नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत लंबे समय से चल रही है। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भरता काफी बढ़ चुकी है। तो ये कैसी हो गई आपकी ऑब्लिगेटरी यानी अनिवार्य तरीके की सहोपकारिता। ये तो हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा आप देखोगे जैसे आपके हाँ, आपको पता है जैसे अपने ये होते हैं, क्या बोलते हैं, पेड़ होते हैं, तो पेड़ों में आप देखोगे कई बार क्या होता है, अगर आप उनकी रूट्स देखोगे ना, उसमें आपको ऐसे फंगस नजर आएगी। ठीक है, बहुत लंबी लंबी ऐसे ये टनल जैसे फंगस नजर आएगी। तो इस फंगस बेसिकली जनरली उसका नाम क्या होता है, माइकोराइजे। क्या नाम होता है उसका? माइकोराइजे। ठीक है, ये एक तरीके की फंगस होती है जो प्लांट्स के रूट्स में रहती है। ठीक है,
अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसे म्यूचुअलिज्म हुआ? देखो, ये इस तरीके से हुआ कि प्लांट्स के रूट्स एक हद तक ही जा सकते हैं, लेकिन ये फंगस जो है, क्योंकि आप देखोगे पतली सी एक लेयर बना के ये बहुत नीचे जा सकती है मिट्टी में, तो वहां से पानी, न्यूट्रिशन, पोषक सब ले सकती है और ये सब उठा के प्लांट्स को रूट्स के थ्रू ऊपर पहुंचा सकती है। तो इससे प्लांट्स को फायदा हो रहा है। और प्लांट्स क्या करते हैं बेसिकली, क्योंकि आपको पता है कि फंगस जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकती। तो फंगस को खाना कहां से मिल रहा है? प्लांट से। समझ में आ रहा है? मतलब खाना दोनों के लिए फायदेमंद हो गया ना, फंगस को खाना मिल गया और प्लांट्स को उसके न्यूट्रिशन और बाकी पानी वगैरह मिल गया। ठीक है, तो दोनों ही आप देखोगे एक दूसरे की संगति में रहते हैं, इसलिए आप ये कैसा हो जाएगा? ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म, यानी आपका अनिवार्य तरीके की सहोपकारिता। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे आपके जो दीमक होते हैं घर में, जो लकड़ी खाते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्माइट्स। आपको पता है कि जो लकड़ी होती है उसमें क्या होता है? आपका सेल्यूलोज, है ना, और सेल्यूलोज सबसे वन ऑफ द हार्डेस्ट फाइबर है डाइजेस्ट करने के लिए, वो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते आसानी से। तो आप ये सोचो कि जो चीज हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, वो ये जो दीमक है वो कैसे कर पा रहा है? वो ऐसे कर पा रहा है क्योंकि जो टर्माइट है ना, बेसिकली उसके इंटेस्टाइन में एक है ना, आप बोल सकते हो एक दूसरा ऑर्गेनिज्म रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोनिम्फा। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्राइकोनिम्फा। ठीक है, वो उसके इंटेस्टाइन में बैठा है। तो एक्चुअली टर्माइट की इंटेस्टाइन में बैठा ये ट्राइकोनिम्फा जो होता है ना, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है, इसीलिए आपका दीमक जो है ना वो लकड़ी खा पाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये टर्माइट और ट्राइकोनिम्फा जो है, इसके बीच का जो इंटरेक्शन है वो कैसा हुआ? म्यूचुअलिज्म वाला। कैसे भाई? टर्माइट को तो हेल्प कर रहा है क्योंकि उसका सेल्यूलोज डाइजेस्ट करके दे रहा है, तो टर्माइट के लिए पॉजिटिव हो गया। और ट्राइकोनिम्फा को रहने के लिए जगह मिल रही है, टर्माइट के अंदर उसको शेल्टर मिल रहा है ना, तो दोनों के लिए आप देखोगे ये पॉजिटिव टाइप की रिलेशनशिप हो गई और दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो ये कैसे टाइप की रिलेशनशिप हो गई? अनिवार्य सहोपकारिता। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि हमने कैसे 3-4 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करी है कि भैया अनिवार्य तरीके से भी म्यूचुअलिज्म कैसे होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे, जो होता है आपका फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है? अच्छा हाँ, ऑब्लिगेटरी में आपने ना एक और चीज का नाम सुना होगा, जैसे वो होता है लिचेंस। आपने लिचेंस का नाम सुना है क्या? बेसिकली लिचेंस एक स्पीशीज होती है जो आपकी एल्गी और फंगस से मिलके बनती है। ठीक है, अब ये जो रिलेशनशिप है ना इन दोनों के बीच में, ये भी अनिवार्य तरीके की सहोपकारिता है। कैसे? एल्गी ग्रीन कलर का होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, और अपना खाना खुद बनाता है, और ये बेसिकली फंगस को खाना दे देगा। और फंगस जो है उसके ऊपर आप देखोगे एल्गी को शेल्टर वगैरह मिलेगा, फंगस जो है इसको प्रोटेक्ट वगैरह करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलके रहेंगे, और इसके लिए हमने एक नई टर्म बना दी जिसको हम लोग बोलते हैं लिचेंस। ठीक है, तो ये कैसा म्यूचुअलिज्म हो जाएगा? आपका ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। वैसे एक और ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म जो आप देखते हो नॉर्मल लाइफ में, जो आप सुनते भी हो, वो है आपका कोरल्स। ये वही कोरल्स हैं जो आपके समुद्र में, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जो है उसके पास में ग्रेट बैरियर रीफ है, वहां पे आपको कोरल्स ही मिलते हैं। तो बेसिकली कोरल्स तो एक सफेद कलर का ऐसे एक डंडा टाइप का हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको कलर ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड ये कहां से मिलता है? ये मिलता है एल्गी से, जिसका नाम होता है जूज़ैंथले। ये सारे एग्जाम्पल्स ना आपकी कॉपीज में होने चाहिए, ठीक है, इनको भूल मत जाना, क्योंकि इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन बनेंगे तो वो मोस्टली उदाहरण पे ही बनेंगे। नहीं तो इस चैप्टर में पूछने को है ही क्या कि भाई ये कैसा इंटरेक्शन हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो थोड़ी पूछेंगे। कुछ एग्जाम्पल देके पूछ लेंगे या फिर आपको टर्म देके पूछेंगे कि इसको एग्जाम्पल से बताओ। तो जितने एग्जाम्पल लिखोगे, जितना उदाहरण लिखोगे, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो कोरल्स जो होते हैं वो तो आपके सफेद कलर के आप देखोगे ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए, और जो जूज़ैंथले होते हैं ना वो एक तरीके की एल्गी हो गई। अब एल्गी है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस करेगी और खाना बनाएगी और कोरल्स को दे देगी, और कोरल्स के ऊपर आप देखोगे एल्गी बैठी रहती है, तो मतलब एल्गी को रहने के लिए एक जगह मिल गई। इस तरीके से आप देखोगे ये दोनों के लिए ही फायदे का सौदा हो गया। ठीक है, ये ऑब्लिगेटरी तो है ही कोरल्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कोरल्स आप देखोगे जूज़ैंथले के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आपने एक टर्म सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, तो इसके बाद हम बोलते हैं ना कि अगर कोरल ब्लीचिंग हो गई तो उसके बाद थोड़े ही दिनों में कोरल्स की डेथ हो जाती है, कोरल मर जाते हैं। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? देखो ये कोरल अभी रेड कलर का है क्योंकि कोरल के ऊपर ये जूज़ैंथले जो एल्गी है ना वो है, ठीक है, वो इसको कलर दे रही है। कोरल ब्लीचिंग का मतलब होता है ये जो एल्गी है ना ये इससे बाहर हो गई, ये कोरल्स को छोड़ के बाहर पानी में चली गई, तो अब कोरल आपको सफेद कलर का दिखेगा और एल्गी बाहर निकल गई। पर थोड़े टाइम बाद क्या होगा? कोरल को खाना तो चाहिए, लेकिन अब एल्गी तो है नहीं खाना बनाने के लिए, तो क्या होगा? कोरल मर जाएगा। तो इसलिए आप देखोगे कि कोरल और जो जूज़ैंथले का रिलेशन है वो कैसा हुआ? आपका ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आप देखोगे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा म्यूचुअलिज्म यानी सहोपकारिता का। ठीक है,
तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप म्यूचुअलिज्म की बात करोगे तो आप ही देखोगे, वैसे तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था जैसे हमारा और पेड़ का, ठीक है, तो हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वैसे ही प्लांट्स, एनिमल्स, कोई भी जो चीज है हम आपस में एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। इनफैक्ट यही चीज हम ह्यूमंस के लिए भी तो बोलते हैं कि भैया आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, आप शूज नहीं बना सकते, आप है ना सारी चीजें नहीं बना सकते, आप ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भी हो, नर्स भी हो, लॉयर भी हो, इंजीनियर भी हो, सब कुछ आप नहीं हो सकते, ठीक है। इसका मतलब आप दूसरे लोगों पे हमेशा निर्भर करते हो, और दोनों ही इस रिलेशनशिप में, ट्रांजैक्शन में क्या होता है, फायदे में होते हैं। भाई अगर सब लोग लॉयर की पढ़ाई करेंगे तो फिर डॉक्टर कौन बनेगा, समझ में आ रहा है। तो एक डॉक्टर है, दूसरा लॉयर है, तीसरा इंजीनियर है, तभी तो आप देखोगे कि संसार चल रहा है। तो ऐसे तरीके का इंटरेक्शन जहां पे आप देखोगे सब एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, सबके होने से सबको फायदा मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म। तो ये मैंने आपको प्लांट्स और ह्यूमंस का तो एग्जाम्पल दे ही दिया। वैसे मैंने आपको याद है, आपको एक इससे जस्ट पहले वाले जब हम कमेंसलिज्म पढ़ रहे थे, जब हम सहभोजिता पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया था कि जैसे जो काउज वगैरह होती हैं उसके ऊपर क्या होता है, कई बार कोई बर्ड्स आती हैं वो लाइसेस वगैरह खा जाती हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है कि राइनोसेरोस के ऊपर है ना, आप कई बार देखोगे ये बर्ड्स होती है ऑक्सपेकर, ठीक है, वो फीड करती है। वो क्या करती है कि राइनो की स्किन के ऊपर जो लाइसेस वगैरह होती है ना, बग्स या पैरासाइट्स, उसको खाती है। अब ये रिलेशनशिप कैसा हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि राइनो के ऊपर से आपने लाइस हटा दिया, नहीं तो वो उसका खून चूसती, तो उसके लिए भी पॉजिटिव है, और एक ऑक्सपेकर को उसका खाना मिल गया। समझ में आ रहा है? तो दोनों ही तरीके से आप देखोगे ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन क्या राइनो और ऑक्सपेकर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते? ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे टाइप का इंटरेक्शन है तो म्यूचुअलिज्म, लेकिन कैसा हो गया ये, फैकल्टेटिव, ऐच्छिक, कि जब आए तो दोनों को फायदा मिला, नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम जी नहीं पाएंगे वाली सिचुएशन नहीं है ये, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ऐच्छिक सहोपकारिता, ठीक है। ये देखो, समझ में आ रहा है? तो ये आपका म्यूचुअलिज्म हो गया, कौन सा वाला, फैकल्टेटिव। फिर हम चलते हैं अपने चौथे तरीके के इंटरेक्शन की तरफ, जो है आपका प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है, किसी भी दो लोगों के बीच में हो, दो स्पीशीज के बीच में हो, हमेशा आप देखोगे नुकसानदायक रहता है। तो दोनों के लिए आप देखोगे ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, जहां पे दोनों ही जो स्पीशीज है ना, बेसिकली उनको अंत में नुकसान ही होगा। भाई खाने के लिए एक ही प्लेट है, खाने वाले दो लोग हैं, ठीक है, तो या तो आप म्यूचुअली डिसाइड कर लो कि भाई मैं दिन में इतना खा लूंगा, रात में नहीं। तो अगर दोनों साथ में खाने बैठे तो क्या होंगे, झगड़े होंगे, किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, ठीक है। कई बार खाना वेस्ट भी हो जाएगा। तो अंत में क्या हो रहा है कि दोनों को ही नुकसान हो रहा है। ये जनरली कब होगा, जब आपके जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो बहुत ही लिमिटेड सप्लाई में होते हैं, ठीक है। लेकिन कंपटीशन में पता है एक चीज और है, बेसिकली कई बार क्या होता है, देखो दो चीजें होती हैं। एक होता है कि एक होता है, अच्छा यहाँ पे एक टर्म लिखो, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, है ना, यानी इंट्रा स्पेसिफिक प्रतिस्पर्धा, और एक होती है आपकी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक प्रतिस्पर्धा। अब इसमें फर्क क्या है, इंट्रा का मतलब होता है उसके भीतर ही, और इंटर का मतलब होता है दो चीजों के बीच में। तो इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया, इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि उस स्पीशीज के अंदर ही, मतलब सपोज करो अगर मैं ह्यूमन स्पीशीज की बात कर रही हूं तो दो ह्यूमंस के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंटर स्पेसिफिक बात कर रही हूं तो दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में, जैसे कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, ह्यूमंस एंड डॉग्स, तो ऐसा। तो इंट्रा स्पेसिफिक जो कंपटीशन होता है वो हमेशा ज्यादा इंटेंस होता है। क्यों? क्योंकि दोनों को सेम तरह की चीजें चाहिए होगी ना। देखो अगर दो स्पीशीज के बीच में है तो हो सकता है कि उनका खाने पीने का जो पैटर्न है, खाने पीने का तरीका जो है, रहने सहने का तरीका है, वो थोड़ा सा अलग हो। तो हो सकता है कि उनके बीच में कंपटीशन इतना ज्यादा इंटेंस ना हो। लेकिन जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, जब हम स्पीशीज ही सेम है तो ऑलमोस्ट हमारे हैबिट्स भी सब सेम ही होंगे। तो इसलिए आप देखोगे जो कंपटीशन होगा वो ज्यादा इंटेंस होगा। और यहीं से आप हमेशा एक थ्योरी है जो हम बचपन से पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो डार्विन ने दी थी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि वही फ्लरिश करेगा, वही आप देखोगे आगे जाएगा जो सबसे ज्यादा फिट होगा, भाई जो सब लोगों को मार के आगे बढ़ सके। हम बोलते हैं ना कि एक तालाब में बड़ी मछली है, छोटी मछली है, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को ही खा जाएगी और इस वजह से बड़ी मछली जीत जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आप देखो, वैसे तो हम कह रहे हैं कि सपोज करो, अच्छा ये आप इस पेड़ से समझो, जो मैंने आपको डायग्राम बना रखा है ना यहाँ पे, इससे देखो कि ये जो पेड़ है, अब इस पेड़ पे देखो बहुत सारे तरह की आपको रंग बिरंगी चिड़िया दिख रही है, रेड चिड़िया भी दिख रही है, येलो चिड़िया भी दिख रही है ना। दोनों ही आप देखोगे इस पेड़ से अपना खाना ले रहे हैं, ठीक है। तो टेक्निकली तो इन दोनों के बीच में क्या है, कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, तो डार्विन के हिसाब से क्या होगा, डार्विन जी के हिसाब से ये होना चाहिए था कि इनमें से जो फिटेस्ट होगी वो जीत जाएगी, और दूसरी वाली चिड़िया जो होगी वो बेसिकली थोड़े टाइम बाद विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसी के
आप देखोगे ऑपोजिट एक नया प्रिंसिपल आया जो गॉस साहब ने दिया था, और उन्होंने उसका नाम दिया गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या नाम आया उसका? गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या फिर गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, सॉरी, जो डार्विन की जो थ्योरी थी ना उसको सपोर्ट करने के लिए एक गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आया। गॉस के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या हो जाएगा कि भैया जो कोई रिसोर्स है वो मतलब वो लिमिटेड सप्लाई में है, ठीक है, तो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा कि अगर दो लोगों के बीच में अगर कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, तो अगर आप एक स्पीशीज को वहां से रिमूव कर दोगे तो जो दूसरी स्पीशीज है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर जाएगी। मतलब वही चीज हो गई कि अगर कंपटीशन चल रहा है तो उसमें से अगर एक को निकाल दोगे, भाई दो लोग कंपीट कर रहे हैं, एक को निकाल दोगे तो दूसरा वाला अपने आप जीत जाएगा ना, तो ये वो वाली चीज हो गई। लेकिन इसके ऑपोजिट में आप देखोगे जो प्रिंसिपल दिया गया था वो था आपका रिसोर्स पार्टिशनिंग प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल दिया गया था? रिसोर्स पार्टिशनिंग प्रिंसिपल। कंफ्यूज मत होना, देखो डार्विन साहब ने कहा था कि जो फिटेस्ट होगा वो सरवाइव करेगा, ठीक है। फिर गॉस साहब आए, उन्होंने ये कहा कि अगर भैया दो लोग कंपीट कर रहे हैं तो आप एक को निकाल दोगे, एक को एक्सक्लूड कर दो तो दूसरा वाला क्या होगा? फ्लरिश कर जाएगा। पर इसके ऑपोजिट क्या हुआ कि एक प्रिंसिपल निकाला गया, उसको बोलते हैं रिसोर्स पार्टिशनिंग। रिसोर्स पार्टिशनिंग का मतलब क्या था कि देखो कई बार क्या होता है, अब जैसे चिड़िया हैं, देखो ये भी स्मार्ट है, इनको पता है कि खाना तो लिमिटेड है, पेड़ यही है और खाना हमें यही है, तो अगर हम आपस में एक दूसरे से compete करेंगे तो दोनों को ही नुकसान होगा। तो इससे तो बेटर है ना हम आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बना ले, और हम जो रिसोर्स है, हमारा रिसोर्स क्या है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में पेड़, तो इस पेड़ को हम पार्टीशन कर लेते हैं, इस पेड़ को डिवाइड कर लेते हैं कि येलो वाली चिड़िया ने बोला कि मैं ऊपर का ही खाना खाऊंगी, रेड वाली चिड़िया ने बोला हम नीचे का खाना खाएंगे, या फिर येलो वाली चिड़िया ने बोला हम रात में खाएंगे, रेड वाली चिड़िया ने बोला हम दिन में खाएंगे। तो रिसोर्स एक ही है लेकिन उन्होंने उसको क्या किया? पार्टीशन कर दिया, ठीक है, समझ में आया? तो ये एक तरीके का आप बोल सकते हो अडेप्टेशन हो गया, ताकि कंपटीशन जो है जो दोनों के लिए ही नेगेटिव होता है वो दोनों के लिए ही नेगेटिव ना बने, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? गॉस का जो सॉरी ये आपका हो जाएगा रिसोर्स पार्टिशनिंग प्रिंसिपल। तो इसका एग्जाम्पल जो है बेसिकली वो आपकी वॉबलर स्पीशीज होती है ना, जो बर्ड की स्पीशीज होती है, ये वही एग्जाम्पल है जो पेड़ में क्या करती है कि जो उनकी खाने की प्रतिक्रिया है, कोई दिन में खाता है कोई रात में खाता है सेम पेड़ से, तो इस तरीके से वो सारी की सारी सर्वाइव कर जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कॉम्पिटिशन। फिर हम चलते हैं अपने दूसरे तरीके के पॉपुलेशन इंटरैक्शन की तरफ, जो है आपका प्रिडेशन यानी शिकार करना। तो शिकार करने में क्या था कि भाई अगर टाइगर गोट को खाएगा तो टाइगर का तो पेट भरेगा लेकिन बेचारे गोट की डेथ हो जाएगी, तो टाइगर के लिए पॉजिटिव था, गोट के लिए नेगेटिव था। तो ये तो हो गया आपका प्रीडेटर और गोट हो गया आपका प्रे, ठीक है। तो शिकार करने वाला और शिकार बेचारा होने वाला। तो एक एनिमल जब दूसरे एनिमल पे प्रे करता है, अब इसके एग्जाम्पल तो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, आपका जेब्रा फॉक्स जो भी है वो दूसरे छोटे छोटे जानवरों को खा रहे हैं, या फिर आप देखोगे आपका ग्रास हॉपर जो है वो पत्तियों को खा रहा है, आपका जो बनीज है वो लेट्यूस नहीं होते आपके कैबेज या गोभी जैसे जो बड़े बड़े पत्तियां आती हैं उनको खा रहे हैं, ठीक है, आपके बियर्स बेरीज को खा रहे हैं। तो आपके प्लांट्स भी खा सकते हैं, एनिमल्स को भी खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आइडिया ये है कि एक प्रेडेटर होगा और एक प्रे होगा, ठीक है, और दोनों सेम ही वातावरण में रहेंगे। अरे भाई अलग अलग एक जंगल में रहेगा और एक डेजर्ट में रहेगा तो कैसे खाएंगे एक दूसरे को? नहीं खाएंगे ना। तो एक दोनों को सेम वातावरण शेयर करना पड़ेगा, तभी आप देखोगे प्रिडेशन यानी शिकार हो पाएगा, ठीक है। और प्रिडेशन में आप देखोगे क्या होता है, प्रिडेशन और पैरासाइट में ये फर्क होता है कि जो पैरासाइट होती है ना वो थोड़ी सी चालाक होती है, ठीक है। पैरासाइट हो मतलब कोशिश करती है कि वो अपने होस्ट को, जिसके ऊपर वो बैठी है, जिसके अंदर वो बैठी है, उसको पूरी तरीके से ना मारे, कई बार मार भी देती है, लेकिन वो कोशिश करती है कि वो जितने लंबे समय तक उसका होस्ट जिएगा उतने लंबे समय तक उसको खाना मिलेगा। लेकिन प्रिडेशन में क्या होता है कि प्रेडेटर प्रे को मार ही देता है, ठीक है, उसी के बाद आप देखोगे प्रिडेशन की प्रतिक्रिया पूरी होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक है आपका प्रीडेटर और एक है आपका प्रे। तो प्रेडेटर कैसा होना चाहिए? देखो प्रेडेटर जनरली ऐसा माना जाता है कि वो प्रे से थोड़ा ज्यादा ताकतवर होता है, थोड़ा ज्यादा लंबा तगड़ा चौड़ा ऐसे होता है, ठीक है। वो आप देखोगे थोड़ा सा क्विक होता है। आपको पता है कभी समझ में नहीं आए तो आप ये देखना कि जो टाइगर होता है ना, टाइगर की आंखें सामने होती है, लेकिन अगर आपने गोट देखा होगा ना तो गोट की जो आंखें होती है ना वो साइड में होती हैं, ठीक है। टाइगर की आंखें सामने क्यों होती हैं? क्योंकि उसको अपने शिकार को एकदम देखना है सामने से, इसलिए आप देखोगे कि वो एकदम सामने होता है, ठीक है। लेकिन जो गोट है उसको तो पता है ना कि भैया मेरे को शिकार करने के लिए टाइगर कहीं से भी आ सकता है, तो उसकी आंखें साइड में है ताकि एटलीस्ट उसको 240 डिग्रीज का व्यू मिल पाए,
समझ में आ रहा है आपको? वो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा देख पाए, वो सिर्फ आगे देखेगी तो पीछे से शिकार कर लिया अगर टाइगर ने तो वो तो मर जाएगी ना गोट। तो इसलिए आप देखोगे कि इनका अडेप्टेशन ही इस तरीके से हो जाता है कि भैया प्रे जो है वो अपने आप को बचा सके और प्रेडेटर जो है वो अच्छे तरीके से शिकार कर सके। तो प्रेडेटर जो होता है बेसिकली जनरली मैं उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब ये होने ही चाहिए, बट जनरल मैं उसके बता रही हूँ कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो प्रे से थोड़ा ज्यादा ताकतवर होता है, ठीक है, वो प्रे से ज्यादा आप देखोगे क्विक भी होता है, जिसलिए आप देखोगे टाइगर चीता वगैरह थोड़ा जल्दी जल्दी भागते हैं, ठीक है, वो अपने आप को छुपा सकते हैं। तो एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैमोफ्लाज, ठीक है। कैमोफ्लाज को हम लोग आप देखोगे अगर हम हिंदी की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं ना छद्रा आवरण, ठीक है। तो ये जो कैमोफ्लाज होता है इसका मतलब क्या होता है, देखो आपको पता है ना, हम बोलते हैं कि जो कैमिलियंस होते हैं या चमीलियंस जिसको आप बोलते हो, तो वो कैमोफ्लाज कर जाते हैं, वो बार बार अपना रंग बदल लेते हैं, तो जिस रंग का पेड़ होगा उस रंग के वो जाते हैं, तो इस वजह से वो अपने आप को छुपा लेते हैं। वैसे ही आप देखोगे कि अगर आप स्नो एरियाज में जाओगे तो जो स्नो लेपर्ड होता है उसको स्पॉट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्नो लेपर्ड पूरा व्हाइट कलर का होता है, तो व्हाइट कलर की स्नो में व्हाइट कलर का स्नो लेपर्ड मतलब पहचान पाना ही बहुत मुश्किल होता है। जनरली लोग उसको सिर्फ उसकी आंखें देख के पहचानते हैं कि अच्छा कोई रेड कलर की आंखें उनको घूर रही है तो वो स्नो लेपर्ड है, ठीक है। तो ये क्या होता है कैमोफ्लाज। तो कैमोफ्लाज जो होता है वो प्रेडेटर भी कर सकता है ताकि वो अच्छे से शिकार कर पाए। कई बार आप देखोगे जो प्रे होते हैं ना वो भी कैमोफ्लाज कर जाते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने आप को बचा पाए। समझ में आ रहा है? तो ये आप देखोगे मतलब दोनों तरीके से हो सकता है। फिर वैसे आप जो प्रेडेटर होता है, आपको पता है कि टाइगर और चीते के जो कान होते हैं वो बहुत मतलब तेज होते हैं। जब आप कभी देखना कि आप कभी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाते हो और जहां पे बोला जाता है कि यहीं पे आसपास कहीं टाइगर है, तो वो आपको बोलते हैं कि एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, सन्नाटा बना के रखो, ठीक है, जरा सी भी आवाज आई तो वो बेसिकली साइड से निकल जाएंगे। उनका बहुत स्ट्रॉन्ग विजन भी होता है, स्मेलिंग जो होती है उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अपने प्रेडेटर के, ठीक है। वैसे आप देखोगे जो प्रे होता है, प्रे क्या करेगा भाई, प्रे भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करेगा ना, या खा बोलेगा आ बैल मुझे मार, खा जाओ मुझे, ऐसे नहीं होगा। तो प्रे भी क्या होता है अलग अलग तरीके के अडेप्टेशन बना के रखता है ताकि वो खुद को बचा पाए। जैसे आप एग्जाम्पल्स लिखते जाओ, जैसे एक बटरफ्लाई होती है जिसका नाम होता है मोनार्च बटरफ्लाई, ठीक है। अब बटरफ्लाई को मतलब कोई भी खा सकता है, कोई भी कीड़ा या कोई भी आप देखोगे इंसेक्ट वगैरह, तो ये अपने आप को बचा सके इसलिए मोनार्च बटरफ्लाई कैसी है, खाने में बहुत ही ज्यादा बकवास डिस्टेस्टफुल है, ठीक है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने इसको एक बार खा लिया तो दोबारा कभी नहीं खाएगा। तो ये इस तरीके से इसकी बॉडी में केमिकल्स हैं कि ये खुद को कैसा बना रही है, डिस्टेस्टफुल बना रही है ताकि इसको दोबारा कोई ना खाए। वैसे आप देखोगे जो अपना कैक्टस का पेड़ है, अकेशिया का पेड़ है, उसमें क्या होता है आपके स्पाइन्स होते हैं, है ना, उसमें पत्तियां तो होती नहीं है, स्पाइन्स होते हैं। तो आपने कभी देखा है कि कैक्टस के पेड़ को कोई जानवर खा रहा है? खा ही नहीं सकता ना, उसके पूरे मुंह में आप देखोगे ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीके का अडेप्टेशन है ताकि कैक्टस को कोई खा ना पाए, ठीक है। वैसे आप देखोगे एक आपका पेड़ होता है जो बहुत कॉमन है, अकेड़े का पेड़ जो होता है, ठीक है, आंकड़े का पेड़, अकेड़े का पेड़। तो ये आप देखोगे इसको हम लोग इंग्लिश में अगर देखें तो कैलोट्रोपिस बोलते हैं, ठीक है। ये जो कैलोट्रोपिस होता है ना, ये जो पेड़ होता है ये बेसिकली एक तरीके का केमिकल जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइड, ये रिलीज करता है, ठीक है, जो काफी ज्यादा टॉक्सिक है। अगर किसी ने इसको खा लिया, जैसे आपके जो गोड्स और शीप वगैरह होते हैं ना, अगर उन्होंने इस पेड़ को खा लिया तो उनकी डेथ होनी ही होनी है। तो आप देखोगे कि वो लोग इस पेड़ को खाते ही नहीं है क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जिससे वो मर जाएंगे, ठीक है। वैसे ही आपको पता है आप निकोटीन, ठीक है, जो सिगरेट्स में यूज होता है, आपका कैफीन जो कॉफी में, आपको पता है कि कॉफी कैफीन से ही है, फिर आपका ओपियम जो आपको पता है पेन किलर भी और लोग तो इसके एडिक्ट भी होते हैं, ठीक है, या आपका क्विनीन जो आपकी अभी बहुत ज्यादा हाइड्रोक्विनीन वगैरह जो भी न्यूज में नहीं था कोरोना के टाइम पे, जो मलेरिया के टैबलेट्स में यूज होता है, एंटी मलेरियल जो टैबलेट्स होती है उसमें यूज होता है। तो आप ये देखोगे ये चारों भी क्या है, ये चारों एक केमिकल्स हैं जो कौन रिलीज करता है, जो प्लांट्स रिलीज करते हैं ताकि वो अपने आप को मतलब प्रेडेटर से बचा सके। तो वो कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं। जैसे कॉफी का प्लांटेशन है तो वो कॉफी में से एक जो कैफीन की सुगंध होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि सारे इंसेक्ट्स उससे अट्रैक्ट नहीं होते, इनफैक्ट उससे दूर भाग जाते हैं। वैसे ही आपका ओपियम हो गया, वैसे ही आपका क्विनीन हो गया, वैसे ही आप देखोगे आपका निकोटीन हो गया, ठीक है। कई बार आप देखोगे कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा स्वीट होते हैं कि इंसेक्ट्स उस पर फीड नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपको पता है एक आर्टिफिशियल शुगर आती है मार्केट में जिसको हम लोग वो स्ट्राइचीन करके बोलते हैं उसको, तो वो भी एक तरीके का प्लांट का अडेप्टेशन ही है खुद को बचाने के लिए प्रेडेटर से, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो जाएंगे, आपके शिकारी और शिकार वाले, जिसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके प्रेडेशन के, ठीक है।
तो ये मोस्टली मैंने आपको प्रेडेटर्स के बारे में बताया। यहाँ पे एक अच्छी सी फोटो भी है, ठीक है। और देखो इसके प्रेडेशन के ना एग्जांपल्स में आपको ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि एक शिकार कर रहा है और दूसरा शिकार हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। और आपका जो हाँ, एक चीज और है, हमेशा याद रखना कि प्रिडेशन, आपको लग रहा होगा कि मैम इसमें तो किसी एक का ही फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो ये तो गलत है ना। ये गलत नहीं है। इनफैक्ट आप देखोगे नेचर का एक तरीका है जिससे वो जो अपनी प्रे की पॉपुलेशन होती है ना उसको कंट्रोल में रखते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ जो आपकी हाँ, आपकी जो एनसीईआरटी में बेसिकली मेंशन्ड है आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो बेसिकली वो लोग ये बताते हैं कि कैसे आप ये देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया में 1920s में हुआ क्या था कि आपके ना जैसे ऐसे समझो, अच्छा इसको ऐसे देखो कि आपको पता है स्टारफिश जो होती है, ठीक है, अगर आपने वो रिमूव कर दी, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि बहुत सारी दूसरी और स्पीशीज जो थी ना वो भी गायब हो गई। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैम क्या बोल रहे हो आप? मैं ये बोल रही हूँ कि ये देखा गया था कि आपने जब एक एरिया से कोई पर्टिकुलर स्टारफिश निकाल दी, ठीक है, तो वहां से और दूसरी जो इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज थी ना दूसरे ऑर्गेनिजम्स की, वो भी गायब हो गई। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्या हुआ? हुआ ये कि वो जो स्टारफिश थी ना वो बेसिकली किसी चीज के ऊपर प्रे करती थी, ठीक है। जब आपने वहां से स्टारफिश हटा दी तो वो जो प्रे की पॉपुलेशन थी ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो अति होती है ना किसी चीज की, वो हो गई, वो इतनी ज्यादा अत्यंत मात्रा में हो गई कि उसने बाकी किसी और इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज को वहां उगने ही नहीं दिया। समझ में आया? तो इसलिए आप देखोगे कि जो प्रेडेशन वाला अपना बोल रहे हैं ना पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है क्योंकि इसमें एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को फीड तो कर रही है, लेकिन आप ये सोचो कि अगर ये इसको फीड नहीं करेंगे तो प्रे का पॉपुलेशन अनलिमिटेड अमाउंट में हो जाएगा, ठीक है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि बाकी कोई स्पीशीज नहीं आ पाएंगी, बाकी जो अपनी डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है, वो इंपैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे प्रेडेशन इंपॉर्टेंट होता है। और फिर हम चलते हैं अपने लास्ट तरीके के पॉपुलेशन इंटरेक्शन में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म। क्या बोलते हैं हम उसको? पैरासिटिज्म यानी परजीविता, ठीक है। तो परजीविता का तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ना, बालों में जो बैठे हुए जुए होते हैं या आपके पेट में पड़े हुए जो कीड़े होते हैं, बेसिकली पैरासाइट, पैरासिटिज्म जो शब्द है ना परजीविता, वो पैरासाइट से आता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये पैरासाइट एक तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरी बॉडी के अंदर, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या उनके ऊपर बैठते हैं, ठीक है, और वहां से अपना पोषण, न्यूट्रिशन, शेल्टर जो भी उनको चाहिए होता है वो लेते हैं। अगर वो अंदर बैठते हैं तो उनको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट, अगर वो ऊपर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। समझ में आ रहा है? तो पैरासाइट का मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक चीज याद रखना कि पैरासाइट, एक तो सबसे पहली बात है कि मेजॉरिटी 90% से ज्यादा पैरासाइट जो होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर या ऊपर है वो हार्मलेस होते हैं, वो जनरली आपको हार्म नहीं करते, लेकिन कुछ जो होते हैं वो इतने हार्मफुल होते हैं कि आपको मार भी सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि पैरासाइट के लिए ये फायदे में रहेगा जब तक उसका होस्ट जिंदा रहेगा। होस्ट मतलब जिस बॉडी के ऊपर है अंदर वो रह रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होस्ट, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि वो तब तक फायदे में रहेंगे जब तक कि उनका होस्ट जिंदा रहेगा। तो वो कोशिश यही करते हैं कि धीरे धीरे ब्लड सक करें, लेकिन एक साथ सारा नहीं सक करेंगे, नहीं तो उनका होस्ट ही मर जाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? जैसे ह्यूमंस में लाइस होते हैं, ठीक है, कुत्तों में भी आपको पता है लाइस वगैरह होती है, कई मॉस्किटोज आप देखोगे पैरासाइट की तरह काम करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे जैसे हमारे इसमें जुएं होती है, फिशेज में कोपीपॉड्स होते हैं, उनको वो भी लाइस के जैसा ही काम करते हैं, तो वो एग्जांपल हो जाएगा। हमारे इंटेस्टाइन्स वगैरह में कई बार आप देखोगे राउंड वर्म, टेप वर्म आपको देखने को मिलते हैं, तो वो सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे? आपके पैरासाइट्स के, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो पैरासाइट्स में क्या हो जाएगा? बेसिकली वही है कि फ्री का खाना, फ्री का शेल्टर, सब कुछ चाहिए, इसलिए आपको परेशान कर रहे हैं। जैसे एनिमल्स में आपको डॉग्स वगैरह में टिक्स मिल जाएंगे, तो वो भी आप देखोगे इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब पैरासाइट्स में क्या होता है? जैसे मैंने आपको एक एंडोपैरासिटिज्म बताया, एक मैंने आपको एक्टोपैरासाइट बताई। एक्टो जो बॉडी के ऊपर बैठी है, एंडो जो बॉडी के अंदर है, जैसे आपका टेपवर्म, राउंडवर्म। एक और तरीके का पैरासिटिज्म होता है या फिर परजीविता होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ये किसी ने सुना है पहले? ब्रूड पैरासिटिज्म पता है? इसका एक ही बहुत ही स्पेशल एग्जांपल है। बेसिकली होता क्या है कि जो कुक्कू होती है ना अपनी चिड़िया, वो क्या करती है? अपने अंडों को बेसिकली किसी और के नेस्ट में जाके, किसी और के घोंसले में जाके मतलब देती है। तो अब होता क्या है कि सपोज करो कुक्कू ने अपने जो अंडे हैं वो कौवे के घोंसले में जाके रख दिए, तो क्या होगा कि कौवा उनको अपना समझ के पालेगा और कौवा उनका शिकार नहीं करेगा। तो एक ऐसा पैरासाइट का तरीका जहां पे आपने क्या करा, आपने
बेसिकली किसी और को, ठीक है, अपना सामान, अपना शेल्टर, अपना खाना बेसिकली बनने से बचा लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे कि ये जो पैरासाइट्स होती है ना, ये अब देखो इनका काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर या ऊपर रह के फीड करना। तो इन्होंने क्या करा है, अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट कर लिया है, ठीक है, अपने आप को इस तरीके से आप देखोगे अनुकूल बना लिया है कि इनके बहुत सारे जो ऑर्गन्स पहले इनके पास होते थे वो अब है ही नहीं। जैसे आप देखोगे, अरे भाई जू है, हमारे सर पे बैठी है, उसको क्या चाहिए? उसको पैर चाहिए चलने के लिए, समझ में आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसको और कुछ ना चाहिए हो, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि इन्होंने क्या करा है, अपने पैर के जो पैर होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है, उनके ऊपर कुछ ऐसे ग्लैंड्स वगैरह ला लिए ताकि वो अच्छे से स्टिक कर पाए, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनका हो सकता है कि पूरा का पूरा खत्म हो गया हो, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये पका पकाया खाना ऑलरेडी आप देखोगे अपने होस्ट से ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा अनुकूल बना लिया है जिस तरीके से ये लोग रहते आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया इसका? तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, इनफैक्ट आप सोच रहे होगे कि मैम पैरासाइट्स में तो आपने सारे एग्जाम्पल हमें एनिमल्स के दिए हैं, आपको पता है प्लांट्स में भी पैरासाइट्स होती हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा जो कस्क्यूटा होता है, जो आपके हेज प्लांट्स होते हैं ना उसके ऊपर, ठीक है, तो वो क्या करता है, बेसिकली आपके प्लांट्स के ऊपर रहता है और बेसिकली आप ये देखोगे कि वो प्लांट से ही अपना जो खाना होता है वो डिराइव करता है, ठीक है। कस्क्यूटा एक प्लांट है जो दूसरे प्लांट से अपना खाना लेता है, और क्योंकि उसको पता है कि वो अब दूसरे प्लांट पे ही जिंदा रहता है, तो उसके पास अब क्लोरोफिल है ही नहीं, तो उसकी जो खाना बनाने की क्षमता है ना वो पूरी जा चुकी है। मैं ऐसे बता रही हूँ कि पैरासाइट्स ने अपने आप को अनुकूल या अडेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो कस्क्यूटा के पास अब आप देखोगे कि वो है ही नहीं कैपेसिटी खाना बनाने की, तो अब वो ना चाहते हुए भी जिंदगी भर आने वाले जनरेशन के लिए भी पैरासाइट ही रहेगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए पैरासिटिज्म के या परजीविता के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे पैरासाइट्स के? जनरली आप देखोगे होस्ट बड़ा होता है, पैरासाइट छोटे छोटे होते हैं। पैरासाइट्स ऑब्वियसली सर्वाइव करना है, छोटे छोटे हैं, तो उनका रिप्रोडक्शन रेट काफी ज्यादा होगा ताकि 1 से 100, 100 से 1000 ऐसे जल्दी जल्दी हो सके। भाई आप देखते हो ना किसी के सर में अगर जुए होते हैं तो अब मतलब कम होते हैं, पर आप 2 दिन बाद देखो तो पता नहीं 100 की पॉपुलेशन हो जाती है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे बहुत सारे पैरासाइट्स तो ऐसे होते हैं जो होस्ट के अंदर रहते हुए अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। छोटे से बच्चे थे, बड़े बन गए, बच्चे पैदा भी कर लिए नए और वापस हो गए, तो ऐसे, ठीक है। जैसे आपका टेप वर्म, राउंड वर्म आपके इंटेस्टाइन के अंदर रहते रहते अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। और चूंकि आप ये देखोगे कि ऑलरेडी या तो पूरा डाइजेस्टेड या पार्शली डाइजेस्टेड खाना खाते हैं, तो जनरली ऐसा होता है कि इनके पास अब खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना वो भी लॉस्ट हो चुका होता है, ठीक है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? पैरासाइटिज्म यानी परजीविता का, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, प्लांट में कस्क्यूटा का हो जाएगा, लाइस और टिक्स हो जाएगा, और जो फिशेज होती है उसमें कोपीपॉड्स हो जाएगा। और इसके अलावा ये तो सारे मैंने एक्टोपैरासाइट्स के एग्जाम्पल लिख रखे हैं। एंडो का आपका राउंड वर्म और टेप वर्म, और ब्रूड पैरासिटिज्म मतलब कुकू अपने अंडे कोयले के सॉरी आपके जो ये होता है क्रो होता है उसी के अंदर आप देखोगे उसके नेस्ट में जाके, उसके घोंसले में जाके अपने अंडे रखे आई कि भैया इससे बेटर तरीका क्या होगा अपने अंडों को बचाने का, ठीक है। जो अपना क्रो होगा वो अपने समझ के इनको पाल लेगा और मेरे बच्चे भी बच जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया आपका ब्रूड पैरासिटिज्म का, ठीक है। तो ये जो टेबल मैंने आपको शुरू में समझाया था, ये प्लस माइनस माइनस जीरो कैसे आ रहा है, इसमें आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, आप इसको वीडियो को पॉज करो और देखो कि क्या आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ रही है नहीं आ रही है। क्या आपको सारे एग्जाम्पल्स, यहाँ पे और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं लेकिन इसके अलावा हमने हर इंटरेक्शन के कम से कम 4-5 से ज्यादा एग्जाम्पल्स दिखे हैं, तो क्या आपको वो याद आ रहे हैं और क्या आपको ये सारा इंटरेक्शन समझ में आया या नहीं आया। वीडियो थोड़ा सा लंबा था लेकिन ये चैप्टर हमने टॉपिक पूरा का पूरा यहीं पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। हमने स्पीड भी काफी कम रखी है और बहुत सारे उदाहरण के साथ ये कंप्लीट किया है। एनसीईआरटी में से जो भी इसके एग्जांपल्स बनते थे वो मैंने सारे यहाँ पे लिखवा दिए, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पूरी तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।